हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना हम ट्रम्प के टैरिफ्स की बात करेंगे, बट वो यूजुअल वो बातें नहीं करूँगा बिकॉज आई नो पिछले 3-4 दिन से आपने एटलीस्ट 50 to 100 वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स की आपने वीडियो देख लिया है। लेकिन मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करूँगा कि यार ठीक है, वियतनाम पे इतना टैरिफ पड़ गया, अर्जेंटीना पे उनको एक ट्रेड डील मिल गई है तो वहाँ फ़ायदा है, यहाँ नुकसान है, इंडिया कंपैरेटिवली ठीक है, चाइना ने ये करा वो करा। उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। उस चीज़ को आपने आई नो बहुत हद तक आप उसको ऑलरेडी समझ गए होंगे। लेकिन मैं ना आपको एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ समझाऊंगा, और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होने वाला है कि ये चीज़ आपके सिर्फ इस वीडियो तक और ट्रम्प के टैरिफ्स तक नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको मीन्स एज एन इन्वेस्टर अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं आप अभी तक गलती कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता होनी भी चाहिए। और इसीलिए आज इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वाई मिस्टर ट्रम्प इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, क्या करना वो चाह रहे हैं, और मैक्रो की हम ज़्यादा बात करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में ऑफ कोर्स इम्पैक्ट देखेंगे बिकॉज चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकता है, बिकॉज उस पर उसका जो ठीक है सब समझेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती हैं, सब कुछ आज डिटेल में जाके समझेंगे और रीजनिंग समझते हैं कि ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दो चीज़ें हैं, बैंक्स और एफएमसीजी, यहाँ पे मेरे को लगता है कि फिर भी एक अच्छा डिफेंसिव सेक्टर ये हो सकते हैं इस टाइम पे। बिकॉज आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आप सोचो, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो अगर कोई आके बोल रहा है, कोई भी एक्सपर्ट हो या कोई भी हो, कोई भी अगर आके बोल रहा है कि यार इस सेक्टर पे ये इम्पैक्ट हो जाएगा, उस सेक्टर पे ये इम्पैक्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यार वो एक मतलब थोड़ी फालतू सी बात हो गई। क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ्स का किसी को नहीं पता है, आज टैरिफ लगाया है कल हट भी सकता है, नहीं भी। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दैट्स व्हाई देयर इज अनसर्टेनिटी, इसीलिए अनसर्टेनिटी बोल रहा हूँ, इसीलिए वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं सब, एक्सट्रीम एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है। तो कोई अगर आके आपको बोल रहा है कि उसने देख लिया है, उसको समझ आता है कि यार वायर एंड केबल पे ये इम्पैक्ट होगा तो ट्रांसफार्मर कंपनीज पे ये वो इम्पैक्ट होगा तो बैंक पे, इस टाइम पे एट बेस्ट व्हाट वी कैन डू इज ट्राई टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स जिन पे लीस्ट इम्पैक्ट हो। कितना किस पे इम्पैक्ट होगा, मतलब उस बहस में जाना ही बेकार है, बिकॉज आपको वो पूरा एनालिसिस आपका फाड़ के साइड में रखना पड़ेगा कल को अगर ट्रंप ने अपना मूव बदल दिया। तो उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे, उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट लेड टू टैरिफ्स, what Mr. Trump hopes to achieve, global impact of tariffs, and is bank और FMCG a safer bet। तो वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, पहले मैंने सोचा था FMCG के ऊपर भी मैं बहुत बड़ा डिस्कशन करूंगा, बट लेकिन उसमें 30-40 मिनट्स का वो अकेला डिस्कशन होगा, तो आज तो नहीं, खैर कल या परसों में 2 दिन, दो मतलब ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में FMCG के ऊपर ही बनाऊंगा, पूरे सेक्टर को उसमें कवर करेंगे, डिफरेंट कंपनीज को कवर करेंगे, और कैसी कैसी कमेंट्री आ रही है, रूरल स्लो डाउन, अर्बन अर्बन स्लो डाउन, तो वो सब हम उसमें कवर करेंगे। तो अभी आप देखो थिंकिंग बिहाइंड टैरिफ्स। लेकिन थिंकिंग बिहाइंड टैरिफ्स हमको जब समझना है कि टैरिफ, हमको पता है कि यार टैरिफ पड़ गया, ब्लैंकेट टैरिफ डाल दिया मिस्टर ट्रंप ने हर कंट्री पे, अपना क्रेजी मूव उन्होंने कर दिया है। लेकिन उसके पीछे की सोच को समझना है, तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हर कंट्री का। जैसे इंडिया है, इंडिया के जब भी ट्रांजैक्शन होगा आउटर वर्ल्ड के साथ, तो उसको जो भी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको मॉनिटर करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो उस कंट्री का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को मेंटेन करता है। एक लेजर टाइप का हो गया कि आपने कितना बाहर एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने आपके यहाँ कितना मतलब डॉलर इनफ्लो आया, कितना आपने बाहर जाके फैक्ट्रीज लगाई। तो एक कंट्री का आउटर वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। मैक्रो में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको तो ये अच्छे से पता ही होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके, अगर जिसको नहीं पता है, जिसको पता भी है समझ लें, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पूरे ज़िंदगी भर ये काम आएगी एज एन इन्वेस्टर। तो व्हाट इट रिकॉर्ड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक यूनिट हो जाता है, कंट्री हमारी एक यूनिट हो जाती है। अगर चाइना की मैं बात करूँ तो चाइना एक यूनिट रहेगा, और उसके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे उसमें यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, वो सब उसके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन दो एंटिटीज़ के बीच मीन्स एक आपका एक कंट्री हो गया, उसके साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। व्हाट इट इंक्लूड्स, एक्सपोर्ट्स हमने कितना, लेट्स से मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही अभी बात करूंगा, फिर मैं आगे जाके यूएस के पर्सपेक्टिव में करूंगा ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ आ जाएं। इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो उसको पैसा मिलेगा बाहर से, वो डॉलर इनफ्लो जो आएगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका रजिस्टर होता है। दो
इसके सेगमेंट कंपोनेंट लगा लो, नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो वहाँ से करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। और ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं जिसकी वजह से टैरिफ लग रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बैक ऑफ द माइंड रखो। इंपोर्ट्स, कितना इंपोर्ट किया वो भी इस ट्रांजैक्शन में आएगा। सर्विसेज, इंपोर्ट करवाई, एक्सपोर्ट करवाई, आपने हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करी किसी फॉरेन नेशनल को, जो भी कोई आया इंडिया में घूमने टूरिज्म में, आपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपने बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो उनका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। फाइनेंशियल एसेट्स में आपने खरीदा, सिक्योरिटीज़ खरीदी, बॉन्ड्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, फिर आएगा आपका ट्रांसफ़र पेमेंट्स। कोई आपने लेट्स से इंडिया ने एड कहीं भेजा, अभी जो अर्थक्वेक आया था अभी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, तो इंडिया ने कुछ एड भेजा, तो उसके डॉलर आउटफ्लो हुआ। बाहर से कोई कनाडा, कोई आपका पंजाब से कनाडा गया है या केरला से आपका यूएई दुबई गया है, तो वहाँ से जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो भी इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। तो व्हाट इट इंडिकेट्स वेदर अ कंट्री हैज़ अ, नीचे सबसे नीचे, व्हाट इट इंडिकेट्स वेदर अ कंट्री हैज़ अ सरप्लस और डेफिसिट ऑफ फंड्स। ऑब्वियसली आप और मेरे बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमें बताएगा कि यार मेरे पास सरप्लस हो रहा है क्या, मैंने आपसे ज़्यादा सामान, मैंने आपको ज़्यादा बेचा तो मुझे, मेरे पास सरप्लस हो गया, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा खरीदा तो मेरे को अब पैसा चाहिए वो इंपोर्ट जो मैंने आपसे करवाया। लेट्स से आप अगर फॉरेन नेशनल हैं तो उस चीज़, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमको दिखाती है कि क्या हमारे पास, कंट्री के पास सरप्लस फंड है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो करंट अकाउंट होता है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट को फटाफट समझते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। इसमें से आपको ज़्यादातर ध्यान करंट अकाउंट में ही देना है। एक बार समझ लेते हैं, पर ध्यान आपको करंट अकाउंट में देना है, बिकॉज यहीं से वो टैरिफ्स, उनका जो रीजनिंग है वो वहीं से ये निकल के आ रहा है। अभी देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाया, या सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो करंट अकाउंट में आता है, वो कैपिटल में नहीं आता। कैपिटल में फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, जो भी रिजर्व्स है आरबीआई के पास, वो सब आता है। लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें यही चीज़ें आती हैं। अभी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, जैसे मैंने आपको बताया था कि एड, अगर एड भेजा है कंट्री ने बाहर तो वो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में आता है। और इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स, वही जो मैंने आपको बताया, रेमिटेंसेस वगैरह, तो ये हो गए करंट अकाउंट के पार्ट। अब कैपिटल अकाउंट में जाओ, बोरोविंग्स, इंडिया ने कितना बोरो किया है, यहाँ के कॉर्पोरेट हाउसेस ने कितना बोरो किया है, या फिर कितना बाहर को दिया है, लेंड किया है, तो वो सब ये बोरोविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का ये सब आता है कैपिटल अकाउंट में, ये करंट में नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स वही अगेन, टाटा ने कोई बाहर का फैक्ट्री लगाई है लेट्स से मलेशिया में हाइपोथेटिकली, तो हमारा डॉलर आउटफ्लो हुआ, उस कंट्री के वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रहेगा मलेशिया के, उसमें वो इनफ्लो आएगा, कैपिटल अकाउंट उसका बढ़ गया है। लेट्स से अगर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है टाटा ने मलेशिया में, तो मलेशिया का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें $10 बिलियन का प्लस हो जाएगा और इंडिया से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने आरबीआई के पास, आपको पता है उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिजर्व्स होते हैं, गोल्ड होता है, तो रिजर्व्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द पीरियड, चाहे क्वार्टर हो चाहे ईयर हो, वो कितना चेंज हुए हैं वो आपको दिखाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो अभी हमको इंपॉर्टेंट दोनों हैं, दोनों आपको समझना है, लेकिन जो टैरिफ्स निकल के आ रहे हैं, नीचे देखो मैंने एक लिखा भी है, सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट $1.13 ट्रिलियन यूएसए का था 2024 में, ठीक है। इस ये क्यों हुआ, बिकॉज आपको पता है, देखो सिंपल सा बात, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपका नेट एक्सपोर्ट से निकल के आ रहा है, मीन्स आपने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया, तो आपका डेफिसिट में चला जाता है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई रहता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और ये आपको पता भी है। मीन्स जब ट्रम्प टैरिफ्स लगाते हैं तो वो बोलते भी हैं कि मतलब दिस इज़ क्रेजी हाउ द वर्ल्ड ट्रीट्स अस, एंड मीन्स पूरा यूएसए की जीडीपी पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड के साथ वो शेयर कर रहा है। बिकॉज लॉजिक इसके पीछे, अब लॉजिक क्या है, बिकॉज आपको पता है जो मिड वेस्ट एरिया है आपका यूएसए में, जो मैंने हिंडाल्को वाली वीडियो में आपको मिड वेस्ट प्रीमियम बताया था ना, कि जो एलएमई है, लंदन मेटल एक्सचेंज, वहाँ से अगर आपको फिजिकल डिलीवरी करवानी है गोल्ड की मिड वेस्ट एरिया में, जहाँ पे ओहायो, मिशिगन और ये आपके आई थिंक 7-8 स्टेट्स हैं उस पूरे मिड वेस्ट के जो एरिया, 7-8 यूएस स्टेट्स आते हैं उसमें, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो पहले बहुत सारा था, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी थी, वहाँ से सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में चला गया, बिकॉज जब पूरा ग्लोबल ट्रेड खुल गया तब
यूएसए को लगा यार जो चीज़ मुझे यहाँ महंगी पड़ रही है बनाने में, लेट्स से शूज़ बनाने हैं, अपैरल बनाना है, स्टील बनाना है, उसको महंगा पड़ रहा था। तो उसने क्या किया, यूएस की कंपनीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में वो सारा का सारा बाहर कर दिया। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने हो, फ़ोन्स बनाना हो, शूज़ से लेके हर चीज़ से लेके वो आउटसोर्स कर दिया एक तरीके से। अब वो बांग्लादेश आपका टेक्सटाइल बना रहा है, वियतनाम आपका वो भी खैर टेक्सटाइल में है, चाइना तो हर चीज़ में है, उसका तो बहुत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस रहता है। चाइना का करंट अकाउंट हमेशा बहुत टाइम से वो सरप्लस में रहता है, मैसिव सरप्लस में। तो ये प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस चला गया। अब मैन्युफैक्चरिंग बेस चला गया तो एसेंशियली आप यूएसए के पास कोई भी रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके, उसको बाहर से गुड्स लेने के अलावा। आप बना नहीं रहे हैं यूएस में, तो आपको अब ऐसा तो नहीं है कि यूएसए में अगर शूज़ उतने मतलब बनते हैं, लेकिन मेजर चीज़ें वो आउटसोर्स करके बैठे हैं। अब बनते नहीं है यूएसए में, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पहनना छोड़ देंगे, लोग स्टील यूज़ करना छोड़ देंगे, वो आपको इंपोर्ट करवाना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस एंड हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि जो उनका जो करंट अकाउंट का जो ट्रेड डेफिसिट है, जिसको हम करंट अकाउंट में लेते हैं, वो नेगेटिव रहता है। वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करवाता है बाहर से, बिकॉज करना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग आपकी है नहीं उतनी, और एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाता है। अगेन करते हैं, सर्विसेज काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, बट वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाता है, इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं उसके। तो इसीलिए यही रीज़न रहा कि क्यों यूएस टैरिफ्स को इतना ज़्यादा ब्लैंकेट टैरिफ्स उसने इंप्लीमेंट किए हैं हर कंट्री पे। उसके पीछे का थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि यार सबको निगोशिएटिंग टेबल पे लेके आओ और सबको डराओ, मे बी ही इज़ ब्लफिंग, आई डोंट नो, किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। हो सकता है कल को टैरिफ्स वापस हो जाएं, बट देयर इज़ अनसर्टेनिटी, दैट इज़ द गेम ऑफ द टाउन दीज डेज की अनसर्टेनिटी है। किसी को नहीं पता है कि ये टैरिफ्स कैसे जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखो, मैंने आपको बताया 1.13 ट्रिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट है यूएस में। ठीक है, ये 2024 का डेटा है, मतलब एक क्वार्टर का नहीं, दो क्वार्टर का नहीं, पूरे 2024 का ये डेटा था। 1.13 ट्रिलियन अब मीन्स यूएसए को बाहर देना है। ठीक है, अगर आप जैसे ही डेफिसिट वर्ड कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, आप ये समझो करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे ही आपने यूज़ किया, इसका मतलब आपको पैसा देना है। आपने जो इंपोर्ट करवाया है, आप जो बाहर से जो जो बाहर की कंट्रीज़ को, जो भी वहाँ के एक्सपोर्टर्स रहे होंगे, उनको आपको पैसा देना है। और 1.13 ट्रिलियन का डेफिसिट मीन्स 1.13 आपको देना है उनको वापस। तो यूजुअली बिकॉज कंट्री का अपना डेट भी होता है, आप इसको फिजिकल डेफिसिट से कंफ्यूज मत करना। बहुत लोग फिजिकल डेफिसिट से कंफ्यूज करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को। करंट अकाउंट डेफिसिट की जब बात होती है, दैट इज़ ऑन अ होल कंट्री लेवल। और फिजिकल की जब बात होती है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड होता है फिजिकल। एंड वो मतलब गवर्नमेंट इज़ नॉट द ओनली पिलर ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो बहुत सारा जब करंट अकाउंट की बात हो रही है, आप ये ध्यान रखो कि वो पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट की। तो अब डेफिसिट हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो इस डेफिसिट को फाइनेंस भी करना होता है। अब फाइनेंस का मतलब ये है कि उसके लिए पैसे भी चाहिए आपको, 1.13 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अब यूएसए का अपना भी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मेडिकेयर पे खर्चा, सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा, जो भी उनके अंदर के बजट हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उनके पास डेट हो जाता है इस चीज़ का। एंड करंट अकाउंट भी उनका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डेट बर्डन में उनका इंक्लूड हो जाता है ये करंट अकाउंट भी। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, ह्यूज डेट बर्डन, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी और डेटा पॉइंट्स के साथ क्लियर होंगी कि ऐसा सब ये क्यों हो रहा है। तो टोटल यूएस डेट आज की डेट में कितना है, 36 ट्रिलियन। और इसमें से करंट अकाउंट तो सिर्फ अभी जो मैंने आपको बताया था 2024 का 1.13 है, उसको आप 1 ट्रिलियन मान के चलो, वरना आगे डिस्कशन में दिक्कत होगी। तो टोटल यूएस डेट इस टाइम पे है 36 ट्रिलियन डॉलर्स। अब नीचे देखो, 9.2 ट्रिलियन इसमें से ट्रिलियन डॉलर्स नीड्स टू बी रीफाइनेंस्ड इन 2025। 2025 में से आउट ऑफ 36 ट्रिलियन का जो टोटल डेट है, जो लॉन्ग टर्म डेट भी रहेगा, उसमें से 9 ट्रिलियन का जो डेट है, 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेट है, वो 2025 में इनको पे करना है। अब ये क्या कर रहे हैं, लोअर बॉन्ड यील्ड्स विल लोअर फाइनेंस कॉस्ट। इसका मतलब आप समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका मेरे को अटेंशन चाहिए नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए। तो अब ये थियोरी चल रही है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये जो मार्केट में मतलब मार्केट ही बोलेंगे, मार्केट में जो थ्योरी चल रही हैं कि ऐसा क्यों ये कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी इतनी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक मेरे को प्लॉजिबल जो आर्ग्यूमेंट लगता है वो ये है। लेकिन इसमें भी मेरे को एक दो जगह थोड़ा ट्वीक लगता है कि यार थोड़ा उतना सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट फिर भी ऐसा जो चल रहा है उसके, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपके बहुत सारे क्लियर हो ही जाएंगे।
9.2 ट्रिलियन जो इनको वापस देना है, अब ये कैसे देते हैं वापस? सबसे पहले आप समझो कि अगर इनको पैसा चाहिए 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स, तो ये वापस कैसे करेंगे? अब अचानक तो ये अगर प्रिंट करने बैठ गए, बिकॉज इनके सबसे बड़ा फ़ायदा यूएस का ये होता है कि ये आप कह सकते हैं कि जैसे इसके पास अगर रिजर्व करेंसी है, तो ये कभी अपने जो कहते हैं ना कि डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी ये कंट्री। अगर इसके पास डेट की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दे ऑलवेज़ हैव दिस ऑप्शन कि वो डॉलर्स प्रिंट कर देंगे। अब रिजर्व करेंसी है, तो इसीलिए दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे अगर यकीन हो या ना हो, उनको यूएस पे यकीन हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ, एटलीस्ट अगर यूएसए को कुछ भी प्रॉब्लम आई, नहीं कर पा रहे हैं डेट सर्विस ठीक से, इनका डेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया, तो एट द एंड ऑफ द डे दे कैन ऑलवेज प्रिंट मनी। और इसीलिए यूएस के जो बॉन्ड्स होती हैं, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपके बॉन्ड्स इशू करता है, तो वो बहुत लोग खरीदते हैं बाहर से आके। अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो डेट है, लेट्स से 9.2 ट्रिलियन का इनको डेट रीफाइनेंस करवाना है। अब ये क्या करेंगे? ट्रेजरी को बोलेंगे कि यार आप बॉन्ड्स इशू करो, गवर्नमेंट अब मतलब ट्रेजरी को बोलेगी बॉन्ड्स इशू करो, और बाहर के फॉरेनर्स उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे। लेट्स से 4% का यील्ड है, तो हम उस टाइम पे क्या है, यूएसए को पैसा मिल गया बाहर से, जो भी पैसा बाहर से आया, इन्वेस्टर्स ने इनके बॉन्ड्स वगैरह खरीदे। जैसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट लाइक राइट, जो आपका बैंक है, एचडीएफसी लगा लो, कोई भी बैंक लगा लो, आपका बैंक है, आप बैंक के पास गए, 1 लाख रुपए बैंक को दिया, 10 लाख रुपए बैंक को दिया, जो भी अमाउंट आपने दिया उसमें से वो बोलता है 6% आपको 1 साल बाद में दे दूंगा, 1 साल का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है। तो उस टाइम क्या हुआ, बैंक को पैसा मिल गया। तो सेम यूएस करता है, उसको डेट रिफाइनेंस करना है, डेट को पे करना है, तो वो अपने बॉन्ड्स बेचता है, पैसा कमाता है वहाँ से। कमाता है मीन्स ऑफ कोर्स उस अगर उस बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, तो पैसा डालेगा। लेकिन आपको 1 साल बाद, या फिर ऑफ कोर्स वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड होती है, अगर 1 साल का जो नीचे का बॉन्ड होता है उसको हम ट्रेजरी कहते हैं, 1 से 10 साल के बीच को हम नोट्स कहते हैं, और उसके बाद हम बॉन्ड्स कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना, बस ईयर का डिफरेंस है, इंस्ट्रूमेंट सेम ही है ऑलमोस्ट। तो 10 साल बाद उसको 10 साल तक जो भी इन्वेस्टर बाहर से उसका बॉन्ड खरीदा, लेट्स से आज 4.2 का यील्ड है, रियल यील्ड अभी एक्चुअल यील्ड मुझे पता नहीं है, अब तो 3.9 पे आ गया था, गिर गया था यील्ड, और यही मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट में, लोअर बॉन्ड यील्ड्स विल लोअर रिफाइनेंस कॉस्ट। तो क्या है, 4.2 का लेट्स से बॉन्ड यील्ड है, बाहर से किसी ने बॉन्ड खरीदा, लेट्स से $10 बिलियन का किसी पेंशन हाउस ने यूएसए का बॉन्ड खरीद लिया। अब उस यूएसए को तुरंत $10 बिलियन मिल गए। अब वो चाहे डेट फाइनेंस करे या कुछ भी करे, उसको नहीं है, उसको मतलब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी यहाँ पे क्या है, देखो, लोअर बॉन्ड यील्ड्स की यहाँ पे बात इसीलिए करनी ज़रूरी है कि ट्रम्प यहाँ पे ऐसा शायद, मतलब ये एक थियरी है कि मार्केट्स में इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि लोग वॉल स्ट्रीट से पैसा निकालें, मींस जो वहाँ का फाइनेंशियल मार्केट्स है वहाँ से पैसा निकालें, अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो पैसा निकलेगा। और बिकॉज बॉन्ड्स एक सेफ हेवन माना जाता है, उनको सेफ एसेट माना जाता है, तो वो वहाँ पार्क करेंगे उस पैसा को, जाके बॉन्ड्स खरीदेंगे। और बॉन्ड्स खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, देखो, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, जो भी वहाँ पे कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स में बहुत, मतलब ऑफ कोर्स सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कंपनीज गिरेंगी, स्टॉक्स गिरेंगे, बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, लोग वहाँ से पैसा निकाल के यूएस बॉन्ड्स खरीदेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का इक्वेशन पिक्चर में आता है। क्या, जैसे ही किसी भी चीज़ की आपको पता है डिमांड बढ़ती है, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब वो जो यूएस का बॉन्ड है उसकी डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट्स तो अभी इन्वेस्ट करने लायक रहे नहीं। अब सेफ एसेट होता है, दुनिया का सबसे सेफ एसेट, मतलब अगेन गोल्ड है, सब कुछ है, लेकिन एक यूएस बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। तो सारे लोग एकदम भेड़ की तरह यूएस बॉन्ड्स को खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे बॉन्ड्स के, तो उससे क्या होता है, आपका यील्ड कम हो जाता है। एंड प्राइसेस एंड यील्ड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर प्राइस गिरेगा तो यील्ड बढ़ेगा, इसके पीछे का लॉजिक भी है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो यील्ड गिरेगा, प्राइसेस गिरेंगे तो यील्ड बढ़ेगा, तो उल्टा चलते हैं प्राइसेस और यील्ड। अब इसका लॉजिक भी समझो, लेट्स से $1000 का कोई बॉन्ड है, वो 4.2 का क्यूपॉन रेट पे दे रहा है, 4.2 का उसका क्यूपॉन रेट है, 4% मान लो, चलो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस। तो $1000 अगर मैंने वो बॉन्ड खरीदा, तो मुझे $40 मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल में 40, बिकॉज 4% का मैं उसमें इंटरेस्ट मुझे पे करेगा यूएस गवर्नमेंट, तो मेरे को वो $1000 तो 10 ईयर के बाद वापस हो ही जाएगा एज अ प्रिंसिपल। बट वो 10 साल तक मेरे को हर साल $40 मिलता रहेगा, 6 मंथ्स में मिलता है 20, फिर 20, मतलब 6 मंथली उनका पेमेंट होता है। तो हर साल आप मान के चलो $40 मुझे मिल रहा है, और लास्ट में मेरा जो मैंने प्रिंसिपल दिया था $1000 का, वो भी मुझे वापस हो जाएगा। लेकिन अगर
बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ गए, जैसे मैंने बोला क्यूपॉन रेट चेंज नहीं होता है, यील्ड चेंज होती है। तो जो मैंने बॉन्ड $1000 का ख़रीदा था, अब उसका प्राइस अगर बढ़ गया है तो वो $1000 में मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं उस बॉन्ड को मैं जाके अभी बेच देता हूँ किसी इन्वेस्टर को, बिकॉज बहुत डिमांड बढ़ रहा है, मेरे को लगा कि यार यूएस बॉन्ड का बहुत डिमांड बढ़ गया है, तो मैं ये बॉन्ड जाके किसी को बेच देता हूँ। अब वो मैं उससे बोलूँगा यार $1000 को तो मैंने ख़रीदा है, अब तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो अब तुम मुझे 1050 मतलब लगा लो कुछ भी, $1050 आप दोगे, $50 और आप दोगे। तो जो उसमें उस बॉन्ड में जो $40 हर साल मिल रहा था एज इंटरेस्ट, तो वो तो $40 ही मिलेगा, वो 41 नहीं हो सकता है, 39 नहीं हो सकता है। जो नया इन्वेस्टर है उसके लिए, जिसको मैंने बॉन्ड बेचा है, मिलेगा उसे $40 जब तक का उसका मेच्योरिटी बाकी है। लेकिन सिंस वो नए इन्वेस्टर ने $1000 की जगह वो बॉन्ड खरीदा $1050 में, तो उसका इफेक्टिव यील्ड कम हो गया है। अब जो वो $40 है, वो $1050 का 4% नहीं होता है। $1000 का तो 4% 40 हो गया, लेकिन 1050 जब अब मैं, कोई नया इन्वेस्टर मुझे पे कर रहा है, उसको जब $40 ही मिलेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता है। तो वो $40 जो है वो 1050 का 3.8% होता है। तो यहाँ से हमको क्या समझ आया, जैसे ही बॉन्ड्स के प्राइस बढ़े, $1000 से अगर लेट्स से $1050 हो गए, तो वो जो यील्ड थी, जो 4% की यील्ड थी, वो अब इफेक्टिवली कम हो गई। अब मेरे को 3.8% का यील्ड मिल रहा है। इट डजेंट मीन कि वो $40 जो मिल रहे थे वो चेंज हो जाएगा। इट डजेंट मीन, वो जब तक बॉन्ड मैच्योर नहीं होता है वो 40 का $40 ही रहेगा, कम वट में आपका यील्ड चेंज हो सकता है। तो यहाँ से आपको समझ आई बात। फाइनेंशियल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, बॉन्ड्स में, यूएस बॉन्ड्स में पैसा गया, यूएस बॉन्ड्स में भर भर के पैसा आ रहा है। अगर उसका डिमांड बढ़ेगा तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया, जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे तो इफेक्टिव आपकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है। और यूएस बॉन्ड यील्ड आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 दिनों में, वो पहले 4.2% जो थी वो 3.9% आ गई है। तो इससे क्या होगा कि अब जो नए बॉन्ड यूएस गवर्नमेंट बेचेगी अपने डेट को रीफाइनेंस करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेट है, जो भी इनका डेट है, वो अगर रीफाइनेंस इनको करना होता है, उसके लिए पैसा रेस करना होता है, तो वो अब वो 4.2 उनको नहीं पे करना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को, या जिसको भी, जो भी वो बॉन्ड खरीदा है। अब उनको सिर्फ 3.8 मतलब 3.9 जो भी इफेक्टिव यील्ड हो गई है, सिर्फ 3.9 ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए lower bond yields will lower refinance cost. Price and yields are inversely proportional. ठीक है। अब इसके पीछे एक और जो रीज़न है वो ये है कि टैरिफ विल अर्न 500 बिलियन इन इम्पोर्ट टैक्सेस, बिकॉज ये टैरिफ जो लगाएंगे, अब बाहर से कोई सामान आ रहा है, उस पर अगर 10% टैरिफ लग रहा था पहले यूएसए में, अगर उसने, बिकॉज टैरिफ्स तो बड़े क्रेजी टैरिफ्स लगाए हैं, अब वो ज़्यादा टैरिफ जो लगेगा तो इनका इम्पोर्ट टैक्सेस बढ़ेंगे इनके। ये कह रहे हैं कि 500 to 600 बिलियन हम सिर्फ इम्पोर्ट टैक्सेस से कमा लेंगे। बट अगेन, ये सही अप्रोच है या नहीं है, नो बडी नोज। मतलब शायद एंड गोल इसका कुछ हो भी ना, नो बडी नोज, बट थॉट प्रोसेस ये है। बिकॉज क्या है कि अगर आप इतना सामान महंगा मंगाएंगे बाहर से, तो एट द एंड ऑफ द डे हु विल पे फॉर दोज हेफ्टी प्राइसेस? यूएस कंज्यूमर्स। अब यूएस कंज्यूमर्स पे करेंगे तो यहाँ से डिमांड में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ जाएगा। इतना महंगा प्राइसेस पे, अब जो शूज़ आज की डेट में यूएसए में लेट्स से $200 का मिल रहा था, तो वो अब बाहर आके अगर बाहर से आ रहा है तो वो आपको $300 का मिलेगा। कौन लेगा शूज़? द सेम गोज़ विद एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टैक्स नहीं हुई है, बट ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा है, इतना सारा टैक्स लग गया है, तो हु विल बियर द बर्डन? ओनली द यूएस कंज्यूमर्स। अब वो यूएस कंज्यूमर, जब डिमांड इतना स्लो डाउन हो जाएगा, तो आपने देखा होगा जेपी मॉर्गन ने भी बोला है, और डिफरेंट डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, बैंक्स हैं जो यूएसए के, उन्होंने अपनी रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी है यहाँ से। तो एक बहुत हद तक अगर सिचुएशन ऐसे ही रही, ट्रंप ने निगोशिएट करने के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ को टैरिफ से रिलैक्सेशन नहीं दिया, या कोई भी अप्रोच अपना चेंज नहीं किया, तो इट्स वेरी लाइकली, मतलब भगवान ही फिर बचा सकता है कि रिसेशन आने से यूएसए में। एंड इट्स वेरी लॉजिकल ऑल्सो, उस डिमांड का इतना स्लो डाउन आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब हम देखते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। तो अब ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए आपको सबसे पहले, ग्लोबल इम्पैक्ट में सबसे बड़ी चीज़ होती है चाइना की, बिकॉज इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी। और चाइना में आपको ये समझना है, जैसे मैंने आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बताया था, तो उस चीज़ को आप देखो। चाइना हैज़ रन अ करंट अकाउंट सरप्लस फॉर डेकेड्स। मैंने जो बताया था ना, लेफ्ट वाला जो कॉलम था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो यूएसए का डेफिसिट रहता है करंट अकाउंट, इंडिया का भी डेफिसिट में रहता है करंट अकाउंट, लेकिन चाइना, सिंस दो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है पूरे वर्ल्ड का, तो इट
और कंट्रीज़ पे, पूरे वर्ल्ड पे कोई ऑप्शन नहीं होता है चाइना से खरीदने के अलावा। तो चाइना आपको पता ही है कि कितना ज़बरदस्त एक्सपोर्ट करता है। तो इस वजह से उसके 7, अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ, पहले इन 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ो, फिर मैं नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखाऊंगा। बट इट्स कैपिटल अकाउंट इज फेसिंग स्ट्रेस। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट चाइना का हमेशा से ही एटलीस्ट फॉर लेट्स से 2-3 डेकेड्स तो उनका पॉजिटिव में ही रहता है, सरप्लस अच्छा खासा। और लेकिन उनका जो कैपिटल अकाउंट है, बिकॉज वहाँ पे लोग इतना बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो हैं भी वो कैपिटल फ्लाइट होकर बाहर आता है, तो करंट अकाउंट तो उनका सरप्लस में रहता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है उसमें स्ट्रेस है। आगे आप इससे इस चीज़ को समझोगे। स्क्रीन पे देखो, ये है चाइना का डेटा है लास्ट ईयर का, 2024 का। तो करंट अकाउंट है, नीचे 2 एरोज हैं, राइट, आपको दिख रहा है करंट अकाउंट, और नीचे आएंगे तो दिखेगा कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो करंट अकाउंट का टोटल सरप्लस देखो कितना था, $422 बिलियन का। कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में नेट डेफिसिट है, देखा जो मैंने आपको बताया था, सरप्लस नहीं रहता है करंट कैपिटल अकाउंट में, डेफिसिट रहता है। डेफिसिट कितना है, 433 बिलियन। तो इफेक्टिवली इनका यहाँ पे 10 बिलियन का ये डेफिसिट में ही हुए, मतलब 422 बिलियन का सरप्लस है कैपिटल में, और करंट अकाउंट में, और कैपिटल में इनका 433 बिलियन का डेफिसिट है। तो 10 बिलियन का फिर भी इनका डेफिसिट पड़ रहा है। तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज चाइना का जो कैपिटल अकाउंट है दैट इज़ फेसिंग स्ट्रेस। तो चाइना, और दूसरा इससे भी ये भी चीज़ होगी कि अगर यूएसए पे, बिकॉज चाइना के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स यूएसए जाते हैं, यूएसए ने इतनी हैवी ड्यूटी चाइना पे लगा दी है, चाइना ने भी ऑफ कोर्स टिट फॉर टैट टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन क्या होगा, चाइना जो डंपिंग कर रहा था, अब वो डंपिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मे बी नेबरिंग कंट्रीज़ में, मे बी इंडिया में डंपिंग बढ़ जाए, मे बी मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, कहीं पे भी इनकी बहुत ज़्यादा डंपिंग बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, नेचुरली जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर्स लगा सकती हैं। दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि ऐसा हो सकता है, बहुत रियल भी, मतलब अगर चीज़ें चेंज नहीं हुई तो ये चीज़ें होंगी, बट ऐसा अभी हुआ नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ऐसी जितना भी मैंने 3-4 दिन में रिसर्च किया है, अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, जिनको मैं सुनता हूँ, तो उनसे मुझे ये चीज़ें पता चली हैं। मतलब कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक्चुअल सब जो भी मैं आज बता रहा हूँ उसके पीछे बहुत लॉजिकल रीजंस हैं। अब क्या होगा, चाइना के अगेंस्ट अगर नेबरिंग इकोनॉमीज़ ने टैरिफ ट्रेड बैरियर्स इरेक्ट करे, तो वहाँ से क्या होगा, जो जो मैंने लिखा है कि चाइना को बाहर, चाइना की जो कंपनीज़ हैं उनको बाहर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मींस फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी या कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना से तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सब कंट्रीज़ ने अपने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए हैं। तो चाइना पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे जापान ने भी 1980s में, मिड 1980s में उसने यही किया था, डिफरेंट डिफरेंट जगह जा जाके उनकी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, ताकि वही अगेन बैरियर्स ना खड़े हो जाएं, बैरियर्स से इम्पैक्ट ना हो। तो चाइना को जो कैपिटल अकाउंट है, मैंने आपको बताया, ऑलरेडी स्ट्रेस में है, कैपिटल फ्लाइट बाहर होता है उनका, करंट अकाउंट तो सरप्लस में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल में स्ट्रेस है। अब वो स्ट्रेस और बढ़ सकता है, बिकॉज चाइना का जो कैपिटल है वो बाहर जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, जो भी करेंगे सप्लाई चेन में कहीं पे भी, ताकि उनको इंपोर्ट इतना फेस ना करना पड़े, ट्रेड बैरियर इतना ना फेस करना पड़े। तो अब जब उनका कैपिटल अकाउंट में फर्दर स्ट्रेस आएगा, मतलब इमीडिएट आए ना आए, वो शायद इमीडिएट ना हो, नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने भी महीने में हो सकता है, 9 to 12 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स, कुछ भी। तो जब उनका कैपिटल अकाउंट में स्ट्रेस आएगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने के अलावा। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, इमीडिएट डीवैल्यू तो आप नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर करेंसी चाइना की डिवैल्यू हुई तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आसपास की कंट्रीज़ को भी आएगा, बिकॉज उनका फिर करेंसी इंटरवेंशंस उन्हें करने पड़ जाएंगे, करेंसी की पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि अर्थक्वेक आ जाएगा, सबको अपना देखना पड़ेगा यार, तो उससे एक अलग अनसर्टिनिटी क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ करेंसी डिस्टर्बेंसेस जो मैंने लिखा है, चाइना में डिवैल्यू इट्स करेंसी एज ट्रेड बैरियर्स इरेक्ट एंड इट विल क्रिएट करेंसी डिस्टर्बेंसेस। अब शायद अचानक वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू ना करे, जैसे मैंने आपको बंधन बैंक वाली वीडियो में बताया था, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, देख लेना जाके जिसने नहीं देखा है, कि करेंसी को हम जब डिवैल्यू करता है कोई भी कंट्री, मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताया, तो क्या इंपैक्ट आता है, लिक्विडिटी एकदम सक हो जाती है, मार्केट से पूरी ख़त्म हो जाती है। तो यही चीज़ करी थी, जैसे मैंने बंधन बैंक के पूरे डिस्कस किया है कि कैसे इंडिया में एकदम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल रहा था काफ़ी टाइम से, फिर उन्होंने अचानक से जब 82 के अराउंड ही रहता था डॉलर, फिर अचानक से उन्होंने वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया,
इंडिया ने, तो वो डिवैल्यू हुई अचानक से करेंसी। तो उसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर्स जो बाहर से पैसा लेके आने वाले थे, बिकॉज उन्हें पता है कि यार अब करेंसी डिवैल्यू होगी तो 82 का 85 मिल जाएगा, 87 मिल जाएगा, तो वो बाहर रोक के रखते हैं अपनी करेंसी को। जो भी एक्सपोर्ट्स में वो कमाते हैं वो बाहर रखते हैं, जब पूरी डिवैल्यू हो जाती है या फिर जब उनकी लिमिट्स खत्म हो जाती हैं, पैसा चाहिए होता है, तब वो लेके आते हैं। तो यूएस डॉलर्स बाहर रह गए, कंट्री में नहीं आए। चाइना के साथ यही होगा। और इम्पोर्टर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हेज करने लगते हैं, बिकॉज इम्पोर्टर्स का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनकी करेंसी डिवैल्यू ना हो जाए। करेंसी डिवैल्यू होगी तो वही जो $1 का पेन वो इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उनको $1 से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम, मतलब वही $1 का अब उनको, लेट्स से इंडियन इम्पोर्टर है, उसको 82 अभी देना पड़ रहा है, लेकिन करेंसी डिवैल्यू होकर 85 हो गई, 87 हो गई, तो वही $1 का पेन इंपोर्ट करने के लिए अब 87 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इंपोर्टर्स क्या करते हैं, जो यूएसडी होता है डॉलर्स, उसको होल्ड करना शुरू करते हैं, रखना अपने पास शुरू कर देते हैं, ताकि उनको आगे इंपोर्ट्स के लिए पे करना पड़े। तो इससे क्या होता है, मार्केट में ना जब आप अचानक करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो यूएसडी का शॉर्टेज हो जाता है, जो इंडिया में हुआ, और $60 बिलियन फिर आरबीआई को पंप करना पड़ा। फिर उसकी बैलेंस शीट एकदम श्रिंक हो गई, बिकॉज आरबीआई सिर्फ वन वे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यूएसडी उसने मार्केट में इंजेक्ट किया बिकॉज ऑफ द यूएसडी शॉर्टेज तो बस एक लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ऐसा नहीं होता है। उसको आईएनआर वापस सिस्टम से लेना भी पड़ेगा। अब वो कैश रिजर्व रेशियो में ही चला जाता है, जो उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, आरबीआई की बैलेंस शीट होती है। अगेन पूरे डिटेल में आपको बंधन बैंक वाले वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि क्या एफएमसीजी और बैंक्स एक सेफ बेट हैं, बिकॉज डिटेल में तो मैं इनका 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे को यहाँ से ऐसा लगता है कि शायद अगर बिकॉज क्या है ना, कमोडिटी प्राइसेस को आपको बहुत अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं। क्रूड के डेरिवेटिव है, अगर इकोनॉमी में रिसेशन आता है यूएसए में एंड ऑल दैट, तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि, प्रॉब्लम नहीं, खैर अच्छी बात है क्रूड के लिए। वैसे तो ओवरऑल इकोनॉमीज, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए तो ख़राब बात है, लेकिन क्रूड उससे सस्ता हो जाता है, तो क्रूड के डेरिवेटिव सस्ते हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन कम होता है तो एफएमसीजी के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है। एफएमसीजी जो कंपनीज होती हैं, बिकॉज उनका इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है क्रूड पे, जो भी क्रूड वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब क्रूड डेरिवेटिव से जो भी कंपनीज उनका प्रोडक्ट बनाती है। बट इस टाइम पे दूसरा एक डबल वैमी इस टाइम पे क्या हो रहा है एफएमसीजी में, जो इनपुट प्राइसेस हैं, चाहे वो कोकोआ हो, कॉफ़ी हो, मिल्क हो, मिल्क तो फिर भी स्टेबल है। अगर आप देखेंगे सॉल्ट के प्राइसेस, टी के प्राइसेस, हर चीज़ के प्राइसेस बहुत मतलब इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा है उसमें, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं नेस्ले का बताऊंगा मैं आपको, वो तो नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ डिस्कस करेंगे, कि 75% आई थिंक बढ़ गए थे प्राइसेस मतलब ईयर टू डेट में कॉफ़ी के। तो अगर आपने देखा भी होगा मार्केट में, जो पहले कॉफ़ी का पाउच आता था 10 रुपीज़ का, उसमें काफ़ी कॉफ़ी होती थी। अब पाउच तो खैर उन्होंने मतलब उसका साइज़ तो नहीं वो करते हैं चेंज, लेकिन ग्रामेज बहुत कम हो गया है। अब कॉफ़ी महंगी भी होगी, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो नेस्ले के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज उसके लिए तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ही कॉफ़ी का है। और अगर बात करेंगे तो रूरल और अर्बन के बीच में एक जो गैप है, मींस रूरल जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ पे ग्रोथ है। चाहे आप इमामी को देखें, जिनका बोरो प्लस का 20% ग्रोथ हुआ है, तो उन्होंने तो बोला है कि यार हमारे लिए तो ठीक है, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए रूरल में कोई स्लो डाउन नहीं है, रूरल सही चल रहा है हमारा। अगर नेस्ले को देखेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि रूरल तो हाँ, रूरल ठीक है, लेकिन अर्बन में स्लो डाउन है। तो ये चीज़ें हैं, आगे जाके हम देखेंगे, बट मुझे लगता है कि फिर भी एफएमसीजी थोड़ा सेफ बेट हो सकता है। कंपनीज को हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बैंक के लिए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या किस तरीके से स्टेप्स ले रही है आरबीआई, वो अगेन बंधन बैंक वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो पेन था बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी शॉर्टेज, जो ज़बरदस्ती, मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई की ही गलती थी उसमें, कि वो इतना ज़्यादा लिक्विडिटी शॉर्टेज हुआ मार्केट में, वो अब एकदम प्रोएक्टिवली स्टेप्स ले रही है आरबीआई लिक्विडिटी पुश करने के लिए। तो शायद क्रेडिट क्रंच ना आए। अब देखो, बाहर अगर रिसेशन आ रहा है, वो सब आ रहा है, तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा। बट सेफ अगर मैं बोलूँ, सेफ बेट तो मुझे लगता है कि आपको लेकिन देखना भी पड़ेगा, बिकॉज पैकेजिंग के प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस किस हिसाब से जा रहे हैं, नॉट जस्ट क्रूड, बाकी कमोडिटी के प्राइसेस भी किस हिसाब से जा रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। एसेंशियली आपकी कमोडिटीज़ कम हो जाती हैं जब आपके रिसेशन के फियर्स आते हैं, तो वो ठीक रहता है एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए। बट अगेन वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अगेन एज आई सेड, बैंक्स एंड एफएमसीजी मेरे को यहाँ से लग रहा है कि वो डिफेंसिव बेट हो सकता है। इम्पैक्ट क्या आएगा वो मुझे नहीं पता है, वो किसी को भी नहीं पता है। जो जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
सिर्फ ज्ञान वाली बातें हैं, कुछ मतलब किसी को नहीं पता है। हम एट बेस्ट, जैसे मैंने बोला, हम यही इस टाइम पे फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा डिफेंसिव बेट है, किस सेक्टर पे सबसे कम इम्पैक्ट होगा और कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड है इन सारे डेवलपमेंट से। इस टाइम पे वही चीज़ हम कर सकते हैं, बाकी पे अपना दिमाग भी ज़्यादा मत लगाओ। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3-4 एफएमसीजी कंपनीज़ को पकड़ के उनकी कमेंट्री आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चल रहा है, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो कि एफएमसीजी जो सेक्टर है इस टाइम पे वो इन्वेस्टेबल है या नहीं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिलहाल दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।